नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 सितंबर 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है पीएम श्री। देखो ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टारगेट है 14,500 के लगभग स्कूल्स को ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, अपग्रेड किया जाएगा। किस बेसिस पे? जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनको मॉडल स्कूल्स के तौर पे तैयार किया जाएगा और यही ये स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम की फुल फॉर्म देख सकते हो, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये है पीएम श्री स्कीम। इसमें 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, और उन स्कूल्स को रीडेवलप किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, ना कि न्यू स्कूल्स ओपन की जाएंगी। ये ध्यान रखना है तो आप, ठीक है। फोकस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसके की फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना है, ओके। इसके अलावा देखा जाए तो ये रोल मॉडल की तरह तैयार हो जाएंगी ये 14,500 स्कूल्स। फिर इनसे आसपास की स्कूल सीख करके अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज़, जो कैरिकुलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन जो इनिशियल स्टेज पे दी जाती है बच्चे को, उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। जिससे टीचिंग स्टाइल, पेडागोजी जिसको बोलते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखें तो फाउंडेशनल ईयर तो होते हैं प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 1 और ग्रेड 2, इनको इंक्लूड कर लो। इसके अलावा इसमें देखो ज़्यादा फोकस किया जाएगा प्ले बेस्ड लर्निंग, खिलाओ और सिखाओ, ठीक है। दूसरा है प्रिपरेटरी लेवल, जो 3rd क्लास से 5th क्लास तक का जाएगा। उसमें आप देखोगे लाइट टेक्स्ट बुक्स है, उन पे फोकस किया जाएगा। बड़े बड़े जो बोल्ड लेटर्स में दिखाते हैं ना बच्चों को लेटर्स, और वो सारी चीज़ें, उन पे फोकस किया जाएगा। और थोड़ा बहुत फॉर्मल क्लासरूम में भी टीचिंग बिठा करके बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो सिखाना शुरू हो जाएगा। फिर देखा जाए, फिर सब्जेक्ट टीचर्स का इंट्रोडक्शन होगा। जैसे हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 6th क्लास से, वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जो मिडिल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। और फिर सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 9th और 10th पे फोकस किया जाएगा, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, जिसमें हार्ड सेपरेशन, जैसे हम 11th 12th में देखते हैं ना, उस तरीके का सेपरेशन नहीं होगा, पर हाँ सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आर्ट, साइंस, इस तरीके से ये सेपरेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा उसमें। जहाँ तक मुझे लग रहा है उसमें ये हो सकता है, वो देखेंगे आगे कि क्या रहता है। बाकी वो इम्प्लीमेंटेशन में होगा तब पता पड़ेगा कि आर्ट्स और साइंस को अगर हार्ड सेपरेट करने की बात की जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाना और साइंस के सब्जेक्ट को जनरली लेना, और साइंस के सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली पढ़ाना और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को जनरली लेना। इस तरीके से हो सकता है, बाकी टाइम बताएगा। फिलहाल इतना ही हमें ध्यान रखना है कि कोई हार्ड सेपरेशन तो होगा नहीं आर्ट्स और साइंस में या बाकी डिसिप्लिन्स में। इंटीग्रेटेड मैनर में 10वीं तक पढ़ाई थोड़ी बहुत होती रहेगी। ये हो गया तरीका। फिर आती है बोर्ड एग्जाम की बात। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है, जिसमें एक एग्जाम तो होगा बच्चों को ये बताना कि कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, मतलब प्री बोर्ड को बोर्ड से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के पेपर होंगे ना, वो 2 टाइप के करवाने की बात की जा रही है। एक तो होगा स्टैंडर्ड पेपर जो कि सबको देना है, और एक होगा थोड़ा हायर लेवल की मैथमेटिक्स, ठीक है, जिससे ये पता पड़ जाए कि कॉम्पिटेंसी कितनी है, बच्चा कितना कंफर्टेबल है मैथ्स में। अगर वो मैथ्स में कंफर्टेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको हायर एजुकेशन में भी उसको परस्यू करना चाहिए। इस तरीके का ये प्लान रहेगा। स्कीम क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन 60% रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी लेजिस्लेचर है वहाँ पर उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा 40%, ओके। आपको पता होना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और स्टेट का कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। अगर यही सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो 100% फंडिंग कौन देता? यूनियन गवर्नमेंट, ओके। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम है, जिसको पीएम पोषण अभियान, पीएम पोषण स्कीम भी बोल दिया गया है, वो भी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, इनकी बात लागू क्या, सॉरी, पीएम मिड डे मील स्कीम या पीएम आवास योजना है, ये एग्जाम्पल है किसके? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के। उसी स्कीम के बेसिस पे ये पीएम श्री स्कीम इंप्लीमेंट होगी। डन। फिर आ जाइए आगे। बाकी स्टेट्स जैसे पहाड़ी एरिया में हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या फिर वो यूटीज जहाँ पर स्टेट नहीं है, वैसे जम्मू कश्मीर तो आपको पता पड़ गया आजकल यूटी है, राइट, या फिर वो यूटीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है,
पुदुचेरी और दिल्ली को छोड़ दो, बाकी सब तो बिना लेजिस्लेचर की यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 90% तक जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी 5 साल में? लगभग 27,360 करोड़। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना खर्च करना है इसका 60%, इसका ओवरऑल कैलकुलेशन के बेसिस पे, तो 18,128 करोड़ रुपए की लागत सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, बचा हुआ वो स्टेट और यूटीज की गवर्नमेंट वो देखेंगी। फिर सवाल ये आता है कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनसे इनका कंपैरिजन किया जाए पीएम श्री स्कूल्स का, तो इनमें क्या फ़र्क है? तो देखो बात ऐसी है कि अगर हम इनकी बात करें केवीज़ की या फिर जेएनवीज़ की, नवोदय विद्यालयों की, तो ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाली स्कूल्स हैं। ठीक है, तो इनका तो अलग से प्रोविज़न पहले से चलता आ रहा है। अब जैसे केवीज़ की बात करें तो इनका मेन फोकस रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको स्टेट, जहाँ पर भी स्टेट में अपॉइंटेड होते हैं उनमें उनके बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें वो बच्चे होते हैं जो गाँवों से टैलेंटेड होते हैं, मतलब जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, राइट, उनके लिए ये स्कूल्स होती हैं। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में सीधा चलती है केवीज़ और जेएनवीज़। तो पर हम जिन पीएम श्री स्कूल्स की बात करें ना, ये तो बेसिकली एग्जिस्टिंग स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, स्टेट के अंडर हो, यूटी के अंडर हो, लोकल बॉडीज़ के अंडर हो, कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि कोई केवी या जेएनवी को भी अपग्रेड करके पीएम श्री स्कूल के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इसके अलावा कब और कैसे ये काम होगा? देखो, एप्लीकेशन अप्लाई की जाएगी। सबसे पहला काम तो ये होगा, स्कूल की आइडेंटिफिकेशन स्टेट लेवल पे की जाएगी। फिर उसके बाद में स्टेट की तरह वो स्कूल आइडेंटिफाई हो गई स्टेट लेवल पे, और फिर एक ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा साल में 4 बार। ठीक है, साल में 4 बार खुलेगा, और उस ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के उन स्कूल्स को अपनी एप्लीकेशन डाल देनी है कि जी बात ऐसी है कि हम हमारी स्कूल को पीएम श्री स्कीम में लाना चाहते हैं। पर वो वही स्कूल होगी जिस स्कूल को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एनलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक प्रॉपर मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके बीच में प्रॉपर एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब ये है यहाँ पे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो भी प्रोविजंस है ना, उन प्रोविजंस को कौन सी स्कूल्स इंप्लीमेंट कर रही है, उन्हीं स्कूल्स में से ये 14,500 स्कूल्स हैं वो पिक की जाएंगी। ठीक है, और इसमें लगभग 60 के लगभग पैरामीटर्स होंगे, और वो 60 के लगभग पैरामीटर्स में जो भी क्वालिफाई करेगी, जो भी स्कूल एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे, फिर बाद में उसको फिर फंडिंग वंडिंग वो आनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट लिस्टिंग करेंगी, फिर एप्लीकेशन स्कूल की तरफ से अप्लाई होगी, फिर एक सर्वे होगा, सर्वे के बाद में पता पड़ेगा कि हाँ जिस स्कूल में कहा गया था वो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर और या फिर ये 60 पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद में स्कूल की लिस्टिंग हो गई, उसके बाद में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो फाइनल करेगी कि स्कूल को हमें फाइनली इस पीएम श्री स्कूल के तौर पे डेवलप कर देना है। इसमें ये फोकस रखा जाएगा लगभग। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि ब्लॉक या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात कर लो, एक पंचायत समिति ले लो, जो हमारे अर्बन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो सेकंड लेवल है, सेकंड ईयर जो आ जाता है वो, और अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर बात करें तो हर एक ब्लॉक और यूएलबी के अंडर में 2 स्कूल्स पिक की जाएंगी। ठीक है, एक स्कूल तो होगी एलिमेंट्री और एक होगी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की। इस तरीके से 2 स्कूल्स तैयार की जाएगी रोल मॉडल के तौर पे, और बाकी स्कूलों को फिर वहाँ पर सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाँ जी आओ देखो इस तरीके से आप अपने स्कूल को अपग्रेड कर सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। डिफरेंस क्या आ गया? देखो डिफरेंस तो ये है, लेबोरेटरीज डेवलप की जाएंगी, स्मार्ट क्लासरूम्स डेवलप किए जाएंगे, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, रूम्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लाइफस्टाइल के साथ में कैरिकुलम को इंटीग्रेट करना, और जो स्कूल्स रोल मॉडल के तौर पे तैयार कर दी जाएंगे ना पीएम श्री स्कूल के तौर पे, वो एक तरीके की मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगी बाकी स्कूल्स को कि हाँ भी आओ कैसे आप अपनी स्कूल्स को और अपग्रेड कर सकते हो। इस तरीके का चलेगा सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये है पूरा। इस तरीके से क्या हो गया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लेबोरेटरी के तौर पे स्कूल्स तैयार हो जाएंगी, जहां पर सीखा जाएगा कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा एजुकेशन में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है किंग्स वे, जिसका नाम फिर इंडिपेंडेंस, पहले तो किंग्स वे, ठीक है, 1911 में जब दिल्ली में राज दरबार लगा था, ठीक है, किंग जॉर्ज 5 के टाइम पे,
और उस टाइम पे जब कलकत्ता से कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी गई थी दिल्ली में, ठीक है, तो उस टाइम पर किंग्सवे बोला गया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में इसका हिंदी अर्थ राजपथ लगा दिया और अब उसका नाम बदल दिया गया है, नाम रखा जा रहा है क्या, कर्मपथ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, कर्तव्य पथ, सॉरी कर्मपथ बोल दिया, ओके, कर्तव्य पथ, ओके। तो बेसिकली ये स्ट्रेच है इंडिया गेट से लेकर के, आप यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का ये पूरा लंबा स्ट्रेच है, इसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलने में एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा और उसी में ये फाइनलाइज हुआ है। अब यहाँ पर राजपथ जो है वो तो देखो राइट टू रूल का आइडिया देता है, ठीक है, जबकि अभी काम क्या है भाई, डेमोक्रेसी है, सर्वेंट सर्विस दो, इसलिए ड्यूटी टू सर्व, इसलिए कर्तव्य पथ नाम दे दिया, ठीक है। ये इस थीम पे चलेगी। इसके अलावा एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट स्टैचू है, वो भी इंस्टॉल की गई है, आज की डेट या आज ही इनॉग्रेशन है ना, और आप खुद देख सकते हो ये इमेज में, ये देखो ये सेटलमेंट अभी चल रहा है, इसमें दिखाया हुआ नहीं है, फ्रंट पेज पे दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। कर्तव्य पथ की अगर बात करें तो ये चीज़ तो आपने देख ली। नेताजी का जो स्टैचू है ना, ग्रैंड कैनोपी में इंस्टॉल किया जा रहा है, मान लो ये इंडिया गेट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैनोपी होगी और कैनोपी के अंडर में नीचे एक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की जो स्टैचू है वो इंस्टॉल की जा रही है, ठीक है, इतना है ये काम। इसके अलावा राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, इन सबको मिला करके फाइनल नाम दिया जा रहा है कर्तव्य पथ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो आपको पता चल ही रहा है, जहाँ पर पार्लियामेंट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये चीज़ आपको बताई दी कि किंग्सवे ब्रिटिश रूल के टाइम पे 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच तैयार किया गया था, जिस टाइम पर कलकत्ता से कैपिटल ट्रांसफ़र हुई थी न्यू दिल्ली में 1911 में, और उस टाइम पर सेरेमोनियल एक्सेस के तौर पे इसको नाम रखा गया था। और उस टाइम पर क्राउन कौन था, जॉर्ज फिफ्थ, और दिल्ली में दरबार भी लगाया गया था 1911 में, और उसी टाइम पर ये सारा काम हुआ था। इसको डेवलप करने का जो काम था वो मेन आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस और उसके साथ में हर्बर्ट बेकर, दोनों ने मिलकर के ये सारा काम किया था। मेन नाम आता है लुटियंस, लुटियंस की दिल्ली बोला जाता है ना, वो यही है न्यू दिल्ली, ठीक है, जो कि हमारी कैपिटल है, ओके। बाकी तो कुछ खास है नहीं, इतना ही है मेन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये इंडिया गेट हो गया, ये हो गया जो ग्रैंड कैनोपी है वो, और यहाँ पर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेनाइट स्टैचू इंस्टॉल हो रहा है। देखो जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पे जो लॉकडाउन लगे थे उसमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस का, अगर इंडस्ट्रीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा क्राइसिस का सामना किसने किया, जो एमएसएमईज़ हैं उन्होंने। तो उस केस में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम में एक तरीके से एमएसएमईज़ को सपोर्ट दिया गया था, फाइनेंशियल सपोर्ट, कि भाई वो इस कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगे और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी तो उस क्राइसिस से उनको निकाला जा सके। तो स्कीम के अंडर में जितने भी एमएसएमईज़ को लोन दिया गया था ना, ठीक है, उनमें से हर 6 में से एक एमएसएमई जो है उसका लोन एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है केवल 27 महीनों में। इसका मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, वहाँ पर अभी भी डिस्ट्रेस ख़त्म नहीं हो रहा है, कि उनको लोन दिया गया था कि वो क्राइसिस से बाहर निकल सकें, वो लोन भी उल्टा क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ज़्यादातर जो लोन डिफ़ॉल्ट अभी मिला है ना, वो किस में मिला है, 20 लाख तक का जो लोन दिया गया था ना, जो लोअर एंड बॉन्ड है, दैट मीन्स जो लोन देने की रेंज थी उसमें 20 लाख तक का जो लोन दिया गया था, उसमें ज़्यादातर लोग हैं वो जो उनका लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली आरटीआई लगाई गई थी। अच्छा, ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, कि एक गारंटी दे सके एमएसएमईज़ को जो लोन दिया जा रहा है उनको, उन लोन्स के लिए गारंटी दे सके कि जी आप इनको हमारी तरफ से दो, हम हैंडल करेंगे इनको रिवाइवल दिलाने में। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टैब्लिश्ड कंपनी है, ये ध्यान रख लेना। काम क्या था, एमएसएमईज़ को जो ये हमारी स्कीम है, ठीक है ना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इस स्कीम के अंडर में जो लोन दिए जा रहे हैं उनकी गारंटी दी थी इस कंपनी ने, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। लोन जो है वो आप देखो लगभग कितने अकाउंट्स को दिए गए हैं, 16.22 लाख अकाउंट्स को दिए गए थे, ठीक है ना।
तो आप खुद देख लो, उनमें लगभग टोटल अकाउंट कितने थे, 98.86 लाख अकाउंट्स, उनमें से 16.22 लाख अकाउंट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट कर गए। इसका मतलब 16.4% के लगभग आ गई रेंज। कुल मिलाकर के 98.86 लाख अकाउंट्स को लोन दिया गया था, उनमें से 16.22 लाख अकाउंट्स हैं वो एनपीए में कन्वर्ट हो गए। ये है मुद्दा। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, हर 6 में से एक अकाउंट, एक लोन जो दिया था वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो टोटल डिसबर्सल कितना हुआ, ठीक है, कितना अमाउंट जो है वो लोन के तौर पे चल रहा है, वो देखा जाए तो वो चल रहा है 2,81,375 करोड़ रुपए के लगभग। खैर ये डेटा इतना हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्ट्रेस एमएसएमईज में कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, फिर भी चलो एक बार देख लो, इसमें देखो कि टोटल बैड लोन्स कितने हैं। ठीक है, एमएसएमईज को, इनको सबको इंक्लूड करके वो है लगभग 11,893.606 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक है, और डिस्पर्सल कितना हुआ है अगस्त 25 तक, वो हुआ है लगभग 2,81,375.99 करोड़ इस स्कीम के अंडर एनपीएस जो कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है ना, तो ये जो है 11,893 करोड़ रुपए का जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है वो ज़्यादातर किस स्लैब में है, जिन्होंने लोन लिया था 20 लाख रुपए तक का। शुरुआत में जो लोन देने की बात थी वो 50 करोड़ रुपए तक की थी, फिर उसको बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए तक सीलिंग को एक्सपेंड कर दिया था। वो खैर अलग चीज़ है, मई 2022 में, और फिर इसको भी बाद में रिमूव कर दिया कि भाई लोन की जितनी रिक्वायरमेंट है एलिजिबल है उसको लोन दे सकते हैं, वो केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखो एमएसएमईज को रिवाइवल देने के लिए स्कीम लॉन्च की थी जब 2 महीने का लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, उसके बाद में। ठीक है, पहला कंपोनेंट तो ये था कि इसमें जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम थी, इसमें ये था कि जो एमएसएमईज पे ऑलरेडी लोन चल रहा है उस लोन को 2 साल का मॉरेटोरियम दिया जाएगा। मॉरेटोरियम का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जितना लोन चल रहा है उस ड्यू को 2 साल मतलब 24 महीनों की ईएमआईज में रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट है, मतलब मोरेटोरियम मतलब छूट दे दी एक तरीके से कि हाँ इतना गैप है आपके पास में। इंटरेस्ट रेट थी वो 9.25% के लगभग रखी। ठीक है, अगर बैंक से लोन लेते हैं एमएसएमई और किसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो 14% के लगभग ब्याज लगेगा उनके। ओके, फिर अभी देखा जाए तो एमएसएमईज को एडिशनल लोन देने की, ये तो हो गया क्या मोरेटोरियम की बात। फिर बात आ गई किसकी, एमएसएमईज को एडिशनल लोन देने की बात की। मैक्सिमम कितना, 20%, जितना उन पे कर्जा था उसका 20% और देने की बात की। मतलब जो कर्जा था उसमें तो रिलैक्सेशन दे ही दिया कि आप 2 साल तक रिटर्न कर देना, कोई लोड नहीं है उसमें, जल्दबाजी है नहीं, 2 साल बाद में आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके का था। और जितना उन पे कर्जा था उस कर्जे का 20% और उनको लोन दिया जिससे कि वो क्राइसिस से बाहर निकल सके। ठीक है, शुरुआत में 50 करोड़ तक के लोन की बात की थी, फिर 500 करोड़ तक, फिर उस सीलिंग को हटा दिया था। ठीक है, अब आप देखो कि जो एनपीएज हैं वो तो आपको पता ही है कि 20 लाख तक का जिन्होंने लोन लिया वो ज़्यादा, मतलब हर 6 में से एक, 20 लाख तक के लोन लेने वाले ज़्यादातर हैं, और जितने भी एमएसएमईज ने लोन लिया था इस स्कीम के अंडर में उनमें से हर 6 में से एक बंदा एनपीए हो चुका है, एक अकाउंट एनपीए हो गया। और एनपीए का मतलब क्या हो गया कि वो लोन बैंकों के द्वारा या एनबीएफसीज के द्वारा दिया हुआ वो लोन जिसका ना तो मूल आया ना ब्याज आया, ना तो इंटरेस्ट आया ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट आया 3 महीनों तक, तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। जबकि उनको 2 महीने का मॉरेटोरियम दिया था, 2 साल का मॉरेटोरियम दिया था, मतलब 2 साल के मॉरेटोरियम के बाद में 3 महीने तक रिटर्न नहीं आया। तो आप ये कैलकुलेशन दिखाओ कि देखो मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल 2 महीने आप लॉकडाउन के निकाल दो, मई में मॉरेटोरियम मिल गया, तो मई 2020 से लेकर के मई 2021 2022 2 साल का मॉरेटोरियम हो गया। अब उनको ईएमआई रिटर्न करनी, ईएमआई पे करनी थी कब, मई 2022 से। तो मई 2022, मई जून जुलाई और अगस्त हो गया, तो 3-4 महीने निकल गए आराम से। तो इतने में एक भी ईएमआई उन्होंने रीपे नहीं की। इसका मतलब क्या है कि उनके पास में पैसे की कमी आ रही है या कोई गफला है। ठीक है, तो स्ट्रेस अभी भी है कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करें तो। 2 साल का मॉरेटोरियम जो दिया ना उसके बावजूद भी रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं वो, ये है मेन पॉइंट। नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो भी अभी टाइज हैं उनको लेकर के पूरा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया है। दिल्ली ढाका स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ों पे बातचीत हुई हम उनको देखते हैं।
बॉर्डर को लेकर के डेटा मतलब स्टेटमेंट रिलीज हुआ है कि शेयर्ड प्रायोरिटी पीसफुल बॉर्डर मैनेजमेंट पे इन पे ध्यान दिया जाएगा। जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन का मतलब हो गया बिल्कुल नीट जो बाउंड्री है वो, उससे 150 यार्ड इधर 150 यार्ड उधर, वहां पर डेवलपमेंटल जो पेंडिंग एक्टिविटीज है उनको करेक्ट किया जाएगा त्रिपुरा वाले एरिया में इधर। ठीक है, इसके अलावा क्राइम फ्री बॉर्डर इंश्योर करने की बात की है दोनों साइड्स ने। ठीक है, फेक करेंसी को या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्मगलिंग की जो प्रॉब्लम है आर्म्स की, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों ने और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की बात की है बांग्लादेश और इंडिया ने। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने की बात की है। वाटर की बात करें तो शेख हसीना जी ने फिर से बात कही है कि तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग को हम जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर दे। देखो ड्राफ्ट तो उसका 2011 में फाइनलाइज हो चुका है, पर उस पर फाइनल जो एग्रीमेंट आना है ना वो नहीं आ रहा, और उसमें मेन प्रॉब्लम किसकी आ रही है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, देखो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लोकल इश्यूज को हैंडल करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया हुआ है, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में नहीं आए तो उन पर हम दबाव नहीं बनाना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि वो भी कुछ सोच के कर रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट से उनको पैसिफाई किया जाए। ठीक है, ट्रेड की बात की जाए, ये हम डिटेल कल ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सप्लेन पेज पे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने की बातचीत की गई है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश 2026 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी से निकल जाएगा, तो बांग्लादेश जल्दी से जल्दी ये एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, CEPA। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के लिए इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है। ठीक है, उसको यूटिलाइज करने की बात हो रही है, उसको फाइनलाइज करना, चलो ठीक है। इसके अलावा MOU साइन हो रहे हैं कोस्टल रडार सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो बे ऑफ बंगाल एरिया है वहाँ पर मान लो कोई पायरेसी का काम है, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट है, उसको टैकल करना आसान हो पाएगा जब एक रडार सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल हो पाएगा। कुल मिला के सर्विलियंस अच्छी, कनेक्टिविटी, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी की बात की है, जैसे कि टोंगी अखूरा रेलवे लाइन, ये ड्यूअल गेज पे काम करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखा जाए रिवर वाटर इंटरलिंकिंग, वो कल हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। रोहिंग्यास की बात पर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश जिस तरीके से जेनरोसिटी शो कर रहा है, जो दयालुता, जो एक इंसानियत शो कर रहा है, वो बहुत ही सही है, उसमें हम हेल्प करेंगे पूरी। और म्यांमार और दोनों कंट्रीज़ के साथ में एंगेजमेंट हमारी कंटिन्यू है, सोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अभी आप देखो रोहिंग्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बांग्लादेश में शेल्टर लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सारा मुद्दा था। देखो इंडिया ने तो अपनी तरफ से डोर्स क्लोज के, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था उस टाइम पे जब रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, पर देखने वाली बात ये होती है कि डिसीजन लेने वालों ने भी कुछ सोच के लिया होगा, वो वाली बात है, राइट। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जिसको लीड करता है रशिया, ठीक है, उसको वर्चुअली एड्रेस किया। ठीक है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही थी? ये व्लादिवोस्तक है, रशिया की ईस्टर्न कोस्टल सिटी, ये इधर जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इस तरफ लोकेटेड है, मैप में लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है ना। और वैसे इंडिया ने अपनी तरफ से एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी 2019 में अनाउंस कर दी थी कि हाँ जी, हम एक्ट फार ईस्ट का मतलब हम बिल्कुल रशिया के भी ईस्टर्न पॉइंट की तरफ भी हम हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो रशिया और इंडिया दोनों स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। रिलेशनशिप रशिया इंडिया रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना हो, अच्छा एक चीज़ ज़रूर करनी है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, फिर है देखो कैबिनेट ने अपनी तरफ से इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में MOU साइन हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, उसको कैबिनेट ने क्लियरेंस दे दी है। हमारी तरफ से भी, हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मालदीव्स की तरफ से भी वहाँ की जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके बीच में MOU था, उसको फाइनलाइज किया, उसको अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट से। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जी बेटी अगर शादी करके किसी दूसरी जाति में जाए या बेटी शादी करके बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटी अपने पिता की कास्ट और पिता के स्टेट को अप्लाई करेगी अपने फॉर्म फिलिंग में। जैसे मान लो बिहार की बात करें तो वहाँ पर 35% वुमेन रिजर्वेशन है। ओके, तो उस केस में एक बेटी जिसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया और उसकी जाति मतलब रिजर्वेशन में तो थी, ठीक है, और पिता तो परमानेंटली बिहार में रहते हैं, पर बेटी शादी करके मान लो कि महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई, तो उस केस में बेटी को अब बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उस केस में वो पिता का जो सेगमेंट है ना वो ही अप्लाई होगा, ना कि पति का।
कुल मिलाकर के वो बेटी जो बाहर गई थी ना शादी करके, वो यहाँ पर आकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है, रिजर्वेशन के लिए वो एलिजिबल कंसिडर की जाएगी। हिजाब वाले मुद्दे को लेकर के देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था कि हाँ भाई हिजाब पहन के लड़कियां जो है स्कूल में नहीं आ सकती, वो मुद्दा पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो देखो एज इट इज मेंटेन रखा कि हाँ जी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो सही है। बट सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो हिजाब को बैन किया है ना, ये इनोक्यूअस नहीं है, दैट मीन्स ये हार्मफुल नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। इनोक्यूअस है, दैट मीन्स कम्युनिटी को टारगेट करने का एक तरीका है ये। देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो एक इंडिविजुअल चाहे किसी जेंडर का हो, कुछ भी हो, वो अपने कपड़े पहन करके एक्सप्रेस कर सकता है कि हाँ जी इस तरीके की मेरी आइडेंटिटी है, तो उसमें कोई बैन नहीं है। तो एक इंडिविजुअल ड्रेस पहन के जाए या ड्रेस को मना करे तो वो दोनों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर आता है, क्योंकि वो फ्रीडम है उसकी। दूसरी तरफ अभी तक ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 14 के अंडर में राइट टू इक्वालिटी का नाम लेकर के और फिर बाद में हिजाब को रोकने की कोशिश की, तो बोले यहाँ पर ये मुद्दा ही नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो सुनवाइयाँ चल रही हैं, फाइनल जब वर्डिक्ट आ जाएगा ना, थर्सडे आज भी सुनवाई चल रही है, फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब हम इस स्टेटमेंट को, मुझे लगता है एक्सप्लेन पेज पे डिटेल में आ जानी चाहिए, तब हम और अच्छे से देखेंगे इसको। क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा आ रहा है ना वो ये है कि हिजाब पहनना लड़की की खुद की चॉइस है, कोई दबाव लगा करके नहीं पहन रहा है। ठीक है, तो उस केस में उनको रोकना नहीं चाहिए, इस तरीके का स्टेटमेंट अभी तक तो निकला है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट से वो देखेंगे। और इस केस को सुन कौन रहे हैं, हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया, इनके द्वारा ये केस सुना जा रहा है। एक आपके लिए टास्क है, जो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में जो इंसर्जेंसी वाला इशू है ना, उसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे सीज फायर पैक्ट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है 1 साल का और, पर ये शॉर्ट चीज़ है, इतना इसमें डिटेल नहीं है। तो आप एक बार मेरे कहने पे नागालैंड जो सिक्योरिटी इशू है ना, उसको पूरा डिटेल में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेटा कलेक्ट करना, नोट मेकिंग कर लेना। अच्छा मैं ये बोलूँ ना, पढ़ना है का मतलब होता है नोट मेकिंग करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडियन यूएस सिटीजन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के जो यूएस सिटीजन है वेदांत पटेल, जो बेसिकली प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्पोक्स पर्सन है, दैट मीन्स मीडिया को एड्रेस करने वाले इंडिविजुअल है। वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो कि स्टेट डिपार्टमेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को हेड करेंगे। इसका मतलब व्हाइट हाउस से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी डिबेट होगा, जो भी न्यूज़ होगी, अपडेट होगा, उसको ये अपनी तरफ वेदांत पटेल जो है वो नरेट करेंगे। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और मुद्दों पे समझ भी बहुत अच्छी है, ये बात बोली गई है। और लीज ट्रूस जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर बनी गई है यूके की। तो ऐसे में अभी इन्होंने अपनी जो कैबिनेट बनाई है, कैबिनेट फाइनलाइज किया है, उसमें 2 इंडिविजुअल्स जो हैं इंडियन ओरिजिन के, उनको जगह मिली है। एक तो है सुएला ब्रेवरमैन और एक है आलोक शर्मा, इनको जगह मिली है। ठीक है, ओके। इसके अलावा देखिए इकोनॉमी पेज वाला थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो है उनके साथ में डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जल्दी ही इसी साल में लॉन्च हम कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, वो हम बहुत इजीली एफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है, और यही टारगेट है कि आज के टाइम पे चाहे G20 कंट्रीज की ग्रुपिंग की बात कर लो या जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS है, उनसे जो लेन देन में जो इशू आता है उसको सेटल करने में हमें आसानी होगी। इसलिए हम जल्दी ही डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे सेंट्रल बैंक की, CBDC। ठीक है ना, तो जैसे कि UPI में हम पेमेंट करते हैं कितना स्मूथली, कितना एफिशिएंटली हो जाता है, वैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को स्मूथली करने के लिए ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। और इस बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का जो बजट स्पीच था ना, उसमें उन्होंने अनाउंस भी किया था इसके बारे में। तो बजट के टाइम पे इस चीज़ को हमने डिटेल में समझा भी था। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी तरफ से कहा है, अभी देखो 16th राउंड है किसका, जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज, किसका, IMF का। अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंट्री का अपना अपना कोटा होता है, कितना कंट्रीब्यूशन है IMF में, कितना इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल देखा जाए, और कितना उनकी करेंसी की स्ट्रेंथ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके हिसाब से ही कोटा डिसाइड होता है, हिस्सेदारी डिसाइड होती है।
ठीक है। और वो हिस्सेदारी में डिसीजन मेकिंग में भी रोल प्ले आता है, और डिसीजन मेकिंग में किसको हाँ करनी है किसको ना करनी है उसका वेटेज। तो इंडिया जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो कोटा दिया हुआ है उनको रिव्यू किया जाए और उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको हिस्सा मिले। और आईएमएफ की एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, तो आईएमएफ कोटा के बारे में, आईएमएफ के बारे में भी एक बार डिटेल में पढ़ लेना आप, ठीक है। अब देखो, एक तो क्या है, अभी थोड़ा वीडियो हमारा लेंथी क्यों होने लग गया। एक तो देखो, दिल्ली एडिशन में बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती है जो कि बाकी रीजनल एडिशंस में मिस हो जाती है। एक तो ये इसलिए दिल्ली का लिया है। दूसरी ये चीज़, कल कॉपीराइट स्ट्राइक आया था उस पर, क्या बोलते हैं, हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसमें न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ। तो बात ऐसी है, न्यूज़पेपर जो हाईलाइटेड कंटेंट रहेगा वो शेयर करूंगा। जैसे अभी मैं ये वाली पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तो कल वाली पीडीएफ में डिलीट कर दूंगा, केवल एक पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। आगे रिस्क नहीं लेना चाहता, कुल मिलाकर की बात ये है, ठीक है। तो आप डाउनलोड करो, तो अगली पीडीएफ डाउनलोड हो उसके पहले, अपलोड करूँ मैं उसके पहले पहले डाउनलोड कर लेना, समझ गए। तो लगभग 24 घंटे तक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसके बाद में मुझे डिलीट करना ही पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो।